आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 21वें हिंद रूस सरबराही इजलास के लिए आज हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कोरोना के दौर के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली जाती मुलाकात होगी। उनकी मुलाकात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पुतिन के दौरे से कबल हिंदुस्तान और रूस के दरमियान 2+2 मीटिंग हुई, जिसमें रूसी वजीर खारजा सरगोई लारोफ और वजीर दिफा सरगोई शोगो ने शिरकत की है, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से वजीर खारजा जयशंकर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मीटिंग में शिरकत की। पुतिन के एक रोजा दौरे के दौरान दोनों ममालिक तिजारत, तवानाई, सकाफत, दिफा, खलाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तकरीबन 10 माहदों पर दस्तखत कर सकते हैं। दुनिया की नजरें दिफाई शोबे पर ज्यादा होंगी। ये S-400 मिसाइल दिफाई निजाम है और दूसरा अमेठी में AK-203 राइफल्स की तैयारी है। यहाँ 7.5 लाख AK-203 राइफलें बनी है। दुनिया में पहली बार ये राइफलें रूस से बाहर बनाई जानी है। कोविड दौर में पुतिन का यह सिर्फ दूसरा गैर मुल्की दौरा है। उनके वज़राए खारजा और दिफा एक दिन पहले ही हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। President Putin share a relation, a great trust and confidence. They will actually be meeting. The annual summit is taking place after a gap of 2 years because of the COVID. So we are looking forward to some very significant outcomes from the summit. It is indeed very special. It's very unique, and we are very conscious that in a world of rapid geopolitical changes, it has in fact been remarkably steady and strong. And I would also like to take the opportunity to underline that we are very satisfied with our bilateral relations and the state of our cooperation. Despite the challenges of the COVID-19 pandemic, Prime Minister Modi and President Putin have held 2 conversations this year. They have taken part in the virtual summits of the BRICS and the SCO. We've had also some exchanges of physical visits. The Secretary of your Security Council was here. Our Minister of Petroleum and Natural Gas had visited Russia. The Minister of Steel had been there. And these have all been really very, very productive. So I welcome you once again. I'm very, very confident that our discussions today would be very fruitful, very productive, and that we will be contributing to the outcomes in the summit. Modi. पार्लियामेंट के आज के सेशन में जहां वजीर दाखिला अमित शाह नागालैंड में शहरियों की हलाकत पर बयान जारी करेंगे, वहीं उससे कबल ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबिनी वज़रा के साथ एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें नागालैंड में पेश आए वाक़े और मुल्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर तबादुल ख्याल किया गया। याद रहे कि नागालैंड में फोर्सेज की फायरिंग से 13 आम शहरी जाम बाग हुए। फोर्सेज ने एक ऑपरेशन के दौरान ट्रक पर फायरिंग की है, जिसमें कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर सवार थे और मजदूरों की हलाकत के खिलाफ शहरी सड़कों पर भी निकल आए और फौज की गाड़ी को आग लगा दी, जबकि झड़प में एक फौजी एहलकार भी जाम बाग हुआ है। उधर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से राज्यसभा में नागालैंड मामले में वजीर दाखिला अमित शाह के बयान की मांग की है, जबकि हंगामा भी हुआ है, जिसके बाद ही राज्यसभा में 12 बजे तक कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। याद रहे कि आज बाद दोपहर वजीर दाखिला अमित शाह नागालैंड मामले पर अपना बयान
जारी करेंगे। उस सिलसिले में आज राज्यसभा के अंदर भी, दोनों ऐवानों के अंदर, राज्यसभा लोकसभा के अंदर भी अपोजिशन जमातों की तरफ से हंगामा किया गया है और मांग की गई है कि नागालैंड पर वजीर दाखिला अपना बयान जारी करेंगे। याद रहे कि आज वजीर दाखिला अमित शाह बाद दोपहर नागालैंड मामले पर अपना बयान जारी करेंगे। नागालैंड के मसले पर इमरजेंसी मीटिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज सीनियर वज़रा के साथ एक मीटिंग हुई है जहां नागालैंड में 13 शहरियों की हलाकत हुई है। उस सिलसिले में आज ऐवान में आज की कार्रवाई से कबल ही पीएम मोदी की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है। आपको बताते चले कि नागालैंड के जिला मून इलाके में गुज़श्ता रोज फोर्सेस की एक कार्रवाई के दौरान 13 आम शहरियों की हलाकत हुई है, जिसके बाद ही आज ऐवान के अंदर हंगामा हुआ है। हंगामा और 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। उससे कबल ही कार्रवाई शुरू होने से कबल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना वज़रा की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें नागालैंड में पेश आए वाक़े के साथ साथ दीगर जो ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को लेकर तबादुल ख्याल किया गया। आपको बताते चले कि वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बाद दोपहर यानी कि 3 बजे तकरीबन ऐवान के अंदर नागालैंड मामले पर अपना बयान जारी करेंगे। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं जिस तरह से नागालैंड में वाक़या पेश आया, उसके बाद ही ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर भी पूरी तरह से जो हंगामा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, हंगामा होना ज़रूरी भी था और ये एक ऐसे वाक़े की है जिसमें जितना भी जिस पर दुख का इज़हार किया जाए, तकलीफ़ का इज़हार किया जाए वो जायज़ होगा, क्योंकि एक ऐसे मासूम शहरी बेरोज़गार मज़दूर लोग पर सीधे तौर पर गोलियां चलाई गई हैं, जिसकी वजह से 13 लोगों की, 13 मजदूरों की और एक जवान की भी शहादत की खबरें हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मामला था और इस बड़े मामले पर दिल्ली में हंगामा ना हो, सरकार से पूछा ना जाए, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी न निभाए और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी न निभाए, तो ये एक नामुमकिन सी चीज़ थी। यही वजह है कि कल जैसे ही वाक़या पेश आया उसके बाद फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह सरगर्म नजर आया, जानकारी नहीं, तफसीलात दी। उसके बाद फिर SIT की कमेटी तश्कील दी गई, आनन फानन की पूरे मामले की तहकीकात की जाए और उसके बाद आज वज़ीर आज़म तक ये सारी बातें पहुंची। चूंकि इस पूरे मसले पर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में नागालैंड के मसले पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है और तरह तरह की बातें लिखी जा रही है। यही वजह है कि एक ऐसे वक्त में जब जिस वक्त हिंदुस्तान पर पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नजर है, उस वक्त एक ऐसा इनपुट मिल जाना, एक ऐसा हथियार मिल जाना, एक ऐसी न्यूज या ऐसी खबर मिल जाना आलमी मीडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। चूंकि जब व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े जो मीडिया घराने हैं सबकी नजर हिंदुस्तान पर है कि रूस हिंदुस्तान में क्या कुछ होने जा रहा है। इस बीच नागालैंड का मसला आ जाता है तो इसको हाईलाइट और हो जाना पड़ता है और यानी कि इन्हें लाइमलाइट और मिल जाता है, इस खबर को सुर्खियां और मिल जाती हैं। यह वजह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस खबर पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए आनन फानन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ये इस इमरजेंसी मीटिंग तमाम वज़रा के साथ या अपोजिशन के साथ नहीं बुलाई या सिर्फ वज़ीर दाखिला के साथ नहीं बुलाई, बल्कि जो सीनियर टॉप लीडर हैं, जो सीनियर टॉप मिनिस्टर्स हैं हिंदुस्तान के मौजूदा कैबिनेट में, उन कैबिनेट के चंद बड़े और अहम सीनियर वज़रा के साथ वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर एक इमरजेंसी मीटिंग की है। उसमें सबसे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद थे, वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण का भी नाम सामने आया और साथ ही साथ पीयूष गोयल भी थे और भी कुछ बड़े नाम हैं जो इस पूरे मीटिंग में नजर आए। लेकिन इस मीटिंग में हुआ क्या, अभी तक के जो हमें जरा से खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म को हालात के हवाले से पूरी तफसीली बात बताई है कि हुआ क्या, कहा क्या गया। वज़ीर आज़म को जो बताया गया है उसमें हमें जो जराए के हवाले से खबर मिल रही है वो ये कि एक गाड़ी आ रही थी, उससे पहले वहां आर्मी को ये इनपुट मिली थी और ये खबर मिली थी कि एक माओवादियों की एक गाड़ी आ रही है, उसमें माओवादी भरे हुए हैं। तो वो किसी न किसी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी थी वो ये थी कि उन माओवादियों को कैसे काउंटर किया जाए, कैसे रोका जाए, उसे कैसे कैफर किरदार तक पहुंचा जाए, यही कोशिश में वो पूरी तरह से लगे हुए थे कि उसी बीच गाड़ी आती है। गाड़ी की जो शक्ल बताई गई थी, इनपुट में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ या मिस इन्फॉर्मेशन मिली है इनपुट की बुनियाद पर कि गाड़ी की जो शक्ल बताई गई थी, जो रंग बताया गया था, वही रंग की गाड़ी आती है। उस गाड़ी में लोग भरे होते हैं, मजदूर भरे होते हैं और उसको
आर्मी को समझने में ये वक्त लग जाता है कि ये माओवादी है या मजदूर है। हालांकि आर्मी की तरफ से तहकीकात के लिए उसे रोकने की कोशिश की जाती है, रोकने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम जब हो जाती है तो उसके बाद मजबूरन गोली चलानी पड़ती है और गोली चलाने के नतीजे में 13 मजदूरों की मौत होती है। और रहमत, खबर अब ये भी आ रही है कि एफआईआर हुआ है, जो नागालैंड पुलिस है उनकी जानिब से जो इस कार्रवाई में जो फोर्सेज एहलकार थे उनके खिलाफ एक तो एफआईआर, और साथ ही साथ जिस तरह से उसके बाद जब शहरी हलाकत हुई उसके बाद जो वाकया पेश आया है जहां पर लोगों ने एहतजाज किया है, फौज की गाड़ी को आग लगा दी जिसमें एक फौजी जवान की जो जान बाग हुआ, उसके साथ साथ ही जो ये पूरी कार्रवाई है, अब इस पूरी कार्रवाई पे वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बाद दोपहर ऐवान के अंदर किस तरह का बयान जारी होगा? जी बिल्कुल, एक सबसे दो अहम बातें थी इस मीटिंग के हवाले से कि इस मीटिंग में एक तो सरकार का वर्जन क्या रखना है, टॉप कमांडर को या टॉप लीडर जो है कैबिनेट के उनको बताना था, सरकार को वजीर आजम के मौक़िफ़ को जानना था, और साथ ही साथ जो सच्चाई है उस सच्चाई को किस तरह से हमें पेश करना है, इस हवाले से भी ये मीटिंग थी। और वही मौक़िफ़ आज वजीर दाखिला अमित शाह 12 बजे के बाद दोनों ऐवान में पेश करेंगे। जब वो मौक़िफ़ सामने आएगा उसके बाद जो हुक्मरान जमात हैं उनकी तमाम से तरफ से भी उसकी तायद की जाएगी, और जो हुकूमत है, हुकूमत में लीडरान हैं, उन लीडरान की तरफ से इसी किस्म के बयानात यानी वही मौक़िफ़ जाहिर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक मौक़िफ़ सेट करने की, और साथ ही साथ जो अपोजिशन की जानिब से तहरीकी इल्तवा की नोटिस दी गई थी, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, टीएमसी की तरफ से हो, तो उससे तहरीके इल्तवा के नतीजे में सरकार को आकर जवाब देना ही था। और इसी वजह से इस बार वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद फैसला किया है कि वो जवाब देंगे और बताएंगे सच्चाई पार्लियामेंट को कि आखिर नागालैंड में हुआ क्या, इस पूरे वाकये के अंजाम के पीछे की वजह क्या थी और इसमें गलती किसने की और आगे क्या कुछ होने जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो गया, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी, कितने दिनों में रिपोर्ट आएगी और क्या कुछ इम्कानात हैं, इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आज 12 बजे के बाद, जब अभी तो चूंकि ये मुलतवी कर दी गई है कार्रवाई पार्लियामेंट की, इसलिए 12 बजे के बाद फिर से जब कार्रवाई शुरू होगी तो मुमकिन है कि वज़ीर दाखिला के खिताब के साथ ही ये कार्रवाई शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत करीम आपका। अब म्यांमार से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, म्यांमार से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर आंग सान सू की को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस खबर पे कोविड के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी और लोगों को भड़काने का इल्जाम है। इस सिलसिले में 1 फरवरी से कैद में है आंग सान सू की। पहले ही म्यांमार की एक अदालत ने माजूल मगर इंतहाई मकबूल सियासी रहनुमा और नोबल इनाम याफ्ता सियासतदान आंग सान सू की के खिलाफ एक मुकदमे के इब्तिदाई फैसले का ऐलान 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। अब अदालत 6 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इस मुकदमे में इन पर इल्जाम है कि उन्होंने कोविड-19 के ज़ाबित के खिलाफ वर्जी के अलावा फौज के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काए थे। और इस सिलसिले में अब जो है अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले से 4 साल की कैद यानी कि जेल में अब गुजारने होंगे 4 साल आंग सान सू की, जो पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आंग सान सू की को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात है आंग सान सू की के, जो म्यांमार से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है? पहले उसे हिरासत में लिया गया था, जहां कोविड-19 की बात करेंगे या दीगर मामला को लेकर उससे पहले ही गिरफ्तार किया गया। अब माना जाता है कि अदालत ने फैसला सुनाते हुए 4 साल जेल की सजा सुनाई है। जी बिल्कुल, आंग सान सू की के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई मुकदमात थे, 2-3 साफ मुकदमात थे जिनमें खबर आ रही थी कि 30 नवंबर तक या फिर 1 दिसंबर तक फैसले सुना दिए जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद अदालत को अपना फैसला 1 हफ्ते के लिए मौखर करना पड़ा। और आज चूंकि 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर की तारीख पहले ही तय कर दी गई थी कि आंग सान सू की के खिलाफ जो मुकदमा जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें मुलजिम करार दिया गया है, उसमें सजा क्या होगी, उस सजा का ऐलान 6 दिसंबर को किया जाएगा। 1 हफ्ते पहले ये कंफर्म कर दिया गया था। और आज सुबह सुबह जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, अदालती कार्रवाई के पहली फुर्सत में जो फैसला आया वो आंग सान सू की के खिलाफ ही आया और आंग सान सू की को बड़ा झटका लिया। 1 फरवरी से ही वो कैद की जिंदगी गुजार रही है, नोबल इनाम याफ्ता है और म्यांमार की सबसे मशहूर सियासतदानों में से एक है, जिनकी सरकार पिछले दिनों चल रही थी, जिसे फौजी बगावत के बाद खत्म कर दिया गया, मासूल कर दिया गया उन्हें। उसके बाद से फौजी बगावत चल रही है और फौज की सरकार चल रही है गुज़श्ता 1 साल से, करीब 1 साल से ज्यादा की मुद्दत हो रही है। लेकिन इस बीच वहां की अदालतों में जिन मुकदमात में इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 3 मुकदमा साफ है। पहला मुकदमा था कि उन्होंने कोविड के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दूसरा मुकदमा जो उनके खिलाफ था वो ये कि अवाम के फौज के खिलाफ उनके जज्बात को भड़काने और उनको फौज के खिलाफ उकसाने का जो मुकदमा उनके खिलाफ दूसरा दर्ज किया गया था। तीसरा मुकदमा एक वॉकी टॉकी मोबाइल फोन रखने का मुकदमा है, जो कि वहां ये नहीं है,
उसकी इजाजत नहीं है, गैर कानूनी है, इसके गैर कानूनी इस्तेमाल का मुकदमा था। तो ये 3 मुकदमे ऐसे थे जिनमें अभी फैसला आया है और 4 साल और जेल की सजा काटेंगे। कुछ और मुकदमे हैं उनमें भी समाप्त होगी और मुमकिन है कि इनको अब पूरी उम्र यहां से इसी तरह की जिंदगी यानी कैदोबंद की जिंदगी गुजारनी पड़े। चूंकि जो मुकदमात की फहरिस्त है उन फहरिस्त को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि इनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अभी कैदोबंद में ही गुजरा है। नोबेल इनाम से पहले 15-17 साल हमने देखा किस तरह से इन्होंने जेल की जिंदगी गुजारी, उसके बाद अब पिछले 1 साल से गुजार रही हैं और आगे फिर 4 साल तक। तो ये एक पूरी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, तफसीलात फराम कर रहे थे म्यांमार से। जो इस वक्त की बड़ी खबर, आंग सान सू की नोबेल इनाम याफ्ता जो 1 फरवरी से बंद थी, कैद थी, अब अदालत की जानिब से मुख्तलिफ मामलात को लेकर फैसला सुनाया गया और 4 साल तक अब उन्हें जेल की सजा सुनाई गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस वक्त एहतजाज कर रही है दिल्ली के अंदर, जहां जंतर मंतर के अंदर वो एहतजाज कर रही हैं वादी के हालात को लेकर और साथ ही साथ जो हैदरपुरा एनकाउंटर मामले को लेकर वो एहतजाज कर रही हैं। जंतर मंतर के अंदर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के साथ साथ दीगर कई उनके साथ लीडरान हैं और दीगर मेंबरान हैं पीडीपी के ही, वो एहतजाज कर रहे हैं जहां पर वो हैदरपुरा हम जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें शहरी हलाकत, उसके साथ साथ ही शुपियां के अंदर एक नौजवान जो अनंतनाग का रहने वाला, उसकी हलाकत को लेकर भी महबूबा मुफ्ती इस वक्त एहतजाज कर रही है। हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हैं जिस पर मुख्तलिफ नारे रकम किए गए हैं और इस वक्त वह एहतजाज जंतर मंतर के अंदर कर रही है। ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस वक्त जंतर मंतर के अंदर धरना दिया है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी कारकुनान और दीगर लीडरान के हमरा। वो इस वक्त नई दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर एहतजाज कर रही हैं, धरना दे रही हैं और उन्होंने मांग की है जो शहरी हलाकतों को साथ साथ जो हैदरपुरा एनकाउंटर में शहरी हलाकत, उसके साथ साथ ही शुपियां के अंदर एक नौजवान की हलाकत हुई है, उसको लेकर और मांग कर रही हैं कि बातचीत से मसले को हल किया जाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा जा रहा है कि मसले से ही, बातचीत से ही सभी मसाइल का हल हो सकता है। ये महबूबा मुफ्ती इस वक्त धरने पर बैठी है जंतर मंतर के अंदर। ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। बात बनेगी बोली से, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, मासूमों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, गोडसे का हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस वक्त जंतर मंतर के अंदर धरने पर बैठी हैं जहां कश्मीर को लेकर वो बात कर रही हैं कि जिस तरह से शहरी हलाकतें हुई हैं एनकाउंटर, हैदरपुरा एनकाउंटर में 2 शहरी हलाकतों को लेकर, उसके साथ साथ ही शुपियां के अंदर एक नौजवान की हलाकत पर भी वो एहतजाज कर रही है और उनकी मांग है कि जो बातचीत से इस सभी मसाइल का हल हो सकता है और मसले कश्मीर को लेकर वो मांग कर रही हैं कि बातचीत से सभी मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि जोर ज़बरदस्ती से लेकर कोई भी मसला हल नहीं होता है बल्कि बातचीत से ही सभी मसाइल का हल हो सकता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस वक्त जंतर मंतर नई दिल्ली के अंदर धरने पर बैठी हैं।
बढ़ते आगे बात अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब दुनिया के 38 ममालिक में फैल चुका है, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन का खौफ लगातार बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के मुतासर मामलों की तादाद में इजाफा हो गया और ओमिक्रॉन केसेस बढ़कर 21 हो गए हैं। राजस्थान के जयपुर में 9 अफराद कोविड-19 के नए किस्म से मुतासिर पाए गए और महाराष्ट्र में मजीद 7 केसेस का पता चला है। मुतासिर पाए जाने वालों ने ज्यादा खतरा वाले ममालिक का सफर किया या वो मरीज के साथ राब्ते में आए थे। जीनोम की जांच तमाम मुश्तबा केसों के लिए करवाई गई थी जब ये मरीज कोरोना मुतासिर पाए गए थे। महाराष्ट्र में पंपरी चिचवाड़ से 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पुणे में 1 केस दर्ज किया गया है। मुसाफिरों में से 3 नाइजीरिया से वापस आए थे, जबकि 3 दीगर मुसाफिरों के राब्ते में आए थे। 6 अफराद में से 3 नाबालिग थे, जबकि दीगर तीनों को मुकम्मल तौर पर टीके लगे हुए थे। हिंदुस्तानी आईन के बानी और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज बरसी मनाई गई है और इस सिलसिले में सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर लीडरान ने भी आईन बनाने वाले B.R. अम्बेडकर को उनकी बरसी पर याद करते हुए खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर कहा गया है कि बाबा साहब जिन्होंने एक मुस्तकबिल और हमगीर आईन देकर मुल्क में तरक्की, खुशहाली और मसावत की राह हमवार की, उन्हें बरसी पर नवाजा। बाबा साहब के नक्श कदम पर चलते हुए मोदी हुकूमत कई दहाइयों से महरूम तबकात की फलाह बहबूद के लिए अकीदत से काम कर रही है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जेर इंतजाम इलाकों के तमाम स्कूलों को हिदायत की है कि वो मुतनाज़ा 7वीं जमात की नसाबी किताब हिस्ट्री और स्वीक्स का इस्तेमाल ना करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम स्कूलों, चाहे जम्मू कश्मीर बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड या फिर मुल्क के किसी दूसरे बोर्ड से वाबस्ता हैं, को हिदायत की जाती है कि वो JC पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की शाया करदा क्लास 7वीं के लिए हिस्ट्री स्वीक्स एडिशन 2020 की नसाबी किताब इस्तेमाल ना करें और अगर नसाबी किताब किसी भी स्कूल में इस्तेमाल हो रही है तो इसे फौरी तौर पर वापस लेना जाना चाहिए। बसूरत दीगर कानून की दिफात के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। चलिए नाजरीन, आपको इस वक्त सीधे लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी इस वक्त पार्लियामेंट में अपनी बात पेश कर रहे हैं। को यह सूचना देना चाहता हूं कि इसके पहले जब धारा 370 वहां लागू था, उस समय वहां देश के अन्य कोई भी कानून वहां पर लागू नहीं होते। अब धारा 370 हटने के बाद इन सारे कानूनों का प्रावधानों को ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैसे लागू हो। गृह मंत्रालय उस पर काम कर रहा है, वहाँ के ट्राइबल शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन पॉलिसी पर होमवर्क हो रहा है और ये सारी चीजें सुनिश्चित की जा रही है जो देश के अन्य प्रदेशों में और पूरे देश के लिए व्यवस्थित हो। तो मैं माननीय सदस्यों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सारे चीजों पर कार्य हो रहा है और सारी चीजें वहां लागू होगी जो देश भर में लागू है। क्वेश्चन नंबर 107 भर्तृहरि मेहताब जी। क्वेश्चन नंबर 107। माननीय सदस्य, I think for the first time Ministry of Finance or Minister of Finance is going to answer about the infrastructure investment on health sector. It relates to 15th Finance Commission recommendation. My question here is, number of hospital beds in a country is considered as one of the most important indicators of quality health service. कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के एक और संगमील को तय कर लिया गया है, जब 110 किलोमीटर कटरा और बानिहाल रेलवे लाइन में शामिल बनकूट में करीब 2 किलोमीटर लंबे टनल को आपस में मिलाया गया। इस टनल के आर पार होने से बानिहाल और खड़ी के दरमियान रेलवे टनलों की खुदाई का बेशतर काम मुकम्मल हो गया और रेलवे हुकाम को उम्मीद है कि कटरा बानिहाल सेक्टर आइंदा 2 बरसों में मुकम्मल होगा और 2023 में कश्मीर को हिंदुस्तानी रेलवे से जोड़ा जाएगा। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बानिहाल से आरिफ वहीद। बानिहाल बारामूला रेलवे लाइन के चलते जहां पर एक रोज पहले बानिहाल और खड़ी के बीच में D71 और D72 टनल्स की जिनका मर्जर किया गया और मैं आपको बताना चलूं कि
एक इंतहाई एक मुश्किल तरीन यहाँ पर ये मर्जर माना जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा बानिहाल से रामबन तक मुतअद्दिद जगहों पे ये रेलवे लाइन जो है वो टनल से गुजरती है और कहीं ना कहीं जहाँ पर हम इन दो टनल्स की मर्जर की बात करते हैं तो इसका एक बुनियादी मकसद ये है कि आने वाले समय में लोगों को रेल के सफ़र के हवाले से एक खुशहाली जो है वो देखने को मिल सकती है, बेहतरी देखने को मिल सकती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर कल की डेट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और इसके साथ में जो BCC के जो MD है जिन्होंने दो टनल्स का यहाँ पे मर्जर किया और आने वाले समय में जो है लोगों को सफ़र के हवाले से एक राहत होगी। दूसरा ये कि बानिहाल और रामबन के बीच में ये जो काजीकुंड बानिहाल जो रेलवे लाइन है, जो लंबी रेलवे लाइन है, तो इसमें रामबन के अंदर जो 53 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें तकरीबन 96% जो है ये ट्रैक जो है बिल्कुल टनल्स के बीच में से होता है और ये इंतहाई मुश्किल तरीन रास्तों से ये टनल्स गुजरते हैं जहाँ पर रेलवे लाइन को भी बिछाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में जिस तरह से दो टनल्स का मर्जर किया गया है BCC यानी बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से बानिहाल के खड़ी और बानिहाल के बीच में और मुस्तकबिल में जो है ये अक्कासी करता है कि लोगों को बानिहाल और उधमपुर के इस स्ट्रेच में एक सफ़र के हवाले से एक बेहतर राहत नसीब हो सकती है। कैमरा पर्सन ज़ैद राजा के साथ आरिफ वहीद। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।